नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला जो है मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ और ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखो भाई, इसमें से आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी एईडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, CGL 4 के लिए, बीएसओ के लिए या सेकेंड इंटर लेवल के लिए, ये सभी के लिए है, जो कि वही क्वेश्चन लिया गया है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन छापते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। कारण ये है कि वो सारे पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 to 1 आपको सारे टेस्ट लगाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अगर आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो वो भी जाके दे दीजिए, क्योंकि ये जो है जनरल एप्टीट्यूड का मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर फुल स्कोर करना है तो इसे 1 to 1 आप लगाइए और टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है भाई। ठीक है, कह रहा है कि कितने तरीके से एक्स नामक जो व्यक्ति है वो चेन्नई से पुदुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा, एक शब्द बोला है भिन्न टैक्सी द्वारा, वापस आ सकता है। इसका भिन्न टैक्सी द्वारा मतलब कि जिससे जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मान लो कि आपको चेन्नई से पुदुचेरी जाना है, तो आपके पास 10 विकल्प है जाने के लिए, 10 टैक्सी है जाने के लिए। लेकिन जब आप वापस आओगे तो आपके पास 9 ही विकल्प होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि भिन्न टैक्सी का यूज करना है, ऐसा नहीं कि जिससे जाना है उससे आना भी है। ठीक है, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, पुदुचेरी से चेन्नई आपस भी आएंगे ना, वापस आएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पुदुचेरी से हमें वापस भी आना है भाई, कहाँ? चेन्नई। तो अब यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो कि आपके पास 10 टैक्सी है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कि टैक्सी का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। 10 टैक्सी है। मान लो कि मैंने क्या किया, ए से गया, ए से चेन्नई गया, सॉरी चेन्नई से पुदुचेरी गया। फिर जब हम वापस आएंगे तो अब ए से नहीं आएंगे, इस बार बी का प्रयोग करेंगे वापस आने के लिए। या फिर आप इधर से पकड़ लो कि मैं जे कहीं पकड़ूंगा, मतलब कि ए को छोड़ के सबको पकड़ सकता हूँ। तो भाई आप इसको पकड़ोगे, फिर उसको, फिर इसको या उसको, फिर एफ को, जी को, एच को, इस तरीके से। तो 9 तरीकों का यूज़ करेंगे। फिर अगली बार आप क्या करोगे, फिर मान लो कि सी से जाओगे तो इसको छोड़ के, एक को छोड़ के जिससे जाओगे, मान लो कि सी से जाओगे तो सी को छोड़ के सबसे वापस आओगे। तो जाने का 10 तरीका, आने का 9 तरीका। और ये चीज़ें आपको कितने बार दोहराना है? तो आप कहेंगे सर आपने तो बता दिए 9 बार। 10 तरीके से जाना, 9 तरीके से वापस आना, ऐसे भी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 10 टैक्सी से आप जाओगे, 9 टैक्सी से आप वापस आओगे। तो 1 to 1 लिखने से अच्छा है कि इसको गुना कर लो, बस 10 नंबर 90 हो गया, आंसर हो गया। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 10 फैक्टोरियल, जाने आने के लिए 10 में से 2 घटा दो, उसको माइनस कर दो, तो नीचे में 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऊपर में 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो भाई क्यों ये सब माथापच्ची करना है? जब आपको चीज़ों को सोच के बनाना है तो वो सारे तरीके छोड़िए, बस इसको समझिए, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए मेरा काम होता है कि आपको सारी चीज़ें समझा दे आसान शब्द में। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता तो पूछिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आम 3 नारंगियों की कीमत कितना है भैया? कह रहा है कि 86 रुपया है। तो कह रहा है कि 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 रुपया है ना। तो आम और नारंगी की कीमतों में अंतर क्या है? बहुत आसान है, इसे समीकरण बना लो। तो देखो, मान लो कि 2 आम है तो 2 आम लिख लेता हूँ, प्लस का क्या बोल रहा है कि भाई 3 नारंगी है तो 3n लिख लेता हूँ, बराबर कीमत इसका कितना है भैया? तो कह रहा है 86 रुपया है। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे 4 आम है। ठीक है भाई, 4 आम है, प्लस का नारंगी कितना है भैया? 1 नारंगी है। ठीक है, बराबर इसकी प्राइस कितना है? 112 रुपया है। अब आंसर टिक कर लो। तो भाई बराबर तो करना पड़ेगा ना किसी समीकरण को। अब आइए एक बार देखते हैं, मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। मैंने लिखा हूँ कि 2 आम 3 नारंगी का जो प्राइस है भाई, कीमत है 86 रुपया है। फिर 4 आम, देखो ये सवाल में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 आम और 1 नारंगी की कीमत कितना है? 112 रुपया है। अब मैं क्या करूँगा, किसी एक को बराबर करूँगा। सपोज दैट क्या है कि मान लो कि मैं ये 2 को ही बराबर कर लेता हूँ। समीकरण 1 में क्या करूँगा, तब 2 से गुना करूँगा। तो जब 2 से गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देखो, ये समीकरण 1 है फ्रेंड्स और ये समीकरण 2 है, ऐसे मान लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 में 2 से गुना करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। तो दोनों में, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी, आम की जो यहाँ पे आपको दिखेगा वैल्यू सेम हो जाएगा, है ना। किसी को करना पड़ेगा, या फिर इसको बराबर कर लो तो किसी एक को बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, आम को ही बराबर कर लेता हूँ दोनों समीकरण में। तो 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, यहीं पे कर लो।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 दूनी का 4 होगा, 4 आम हो जाएगा ना, देखो 4 आम हो गया क्योंकि 2 से गुना किए, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 नारंगी हो जाएगा, ठीक है। और 86 में फिर से 2 को गुना करना है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 86 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना का 12, 2, 8 दूना का 16, 1 17, 172 हो गया, बराबर यहाँ पे है, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा, तो घटाएंगे तो भाई जिसको घटाना तो उसमें तो माइनस लगाना है ना, तो इसमें माइनस लगा दिया, लो हो गया। अब घटा लो, तो देखो ये यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 ए है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब कि जब घटेगा 4 ए में से 4 है तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। मैं एकदम आसान शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, बस देख लो। अब देखो ये 4 एन का मतलब नारंगी है, 4 नारंगी है और यहाँ पे नीचे में 1 नारंगी है, तो कितना नारंगी बचेगा सर, 5 नारंगी बचेगा। बराबर का सिंबल है, बराबर दे दो। अब देखो भाई 172 यहाँ पे है, ठीक है, 172 है और नीचे में कितना 112 है, तो 172 में से 1 से 12 जाएगा फ्रेंड्स, तो आप ही सोचो कितना आएगा, तो आप कहिएगा सर घटाने लीजिए, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, है ना। अब देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना, 6 60 हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सर नारंगी की संख्या तो निकल गया, तो n बराबर कितना, ये आगे 60 है, ये आगे 60 है और ये 5 n है, बराबर के उस साइड में है, तो क्या करोगे आप ऐसे कर सकते हो, है ना, कि भाई n बराबर 60/5, तो 12×5 = 7, तो मतलब नारंगी, एक नारंगी की कीमत कितना निकला, 12 रुपया निकला। ये तो मैं बता रहा हूँ, जब नारंगी की कीमत आपने निकाल लिया तो आम की कीमत भी निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, आम की कीमत निकालने के लिए यहाँ पे ये जो n का वैल्यू 12 निकला है, तो भाई समीकरण 1 में भी रख दे सकते हो या समीकरण 2 में भी रख सकते हो, वैल्यू सेम आएगा। तो आइए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे एक बार एक स्टेप थोड़ा सा लिख, देखो 2n है और ये 3n है, तो n की जगह पे क्या करेंगे, 12 रखेंगे, तो आप कहेंगे सर प्लस कर दीजिए और 3 गुने 12 कर दीजिए, बराबर में कितना है सर, 86 है, ठीक है। तो देखो 2n नहीं है, a है भाई, 2a है ना, आम की संख्या ये, तो n की जगह पे 3n है, तो n की जगह पे आपको 12 रखना है ना, अभी मैं बोला हूँ ना, 12 बराबर कितना है, 86 है, तो आम की संख्या निकल के आ जाएगा। तो 2a बराबर कितना, 12 × 36, 36 है भाई, आपको पता है 36 बराबर इधर कितना है, 86 है, तो प्लस का 36 होगा बराबर 86। तो 2a बराबर क्या करोगे आप, 36 को इस साइड लेके जाएंगे, बराबर के उस साइड में, तो ये प्लस में इस साइड, तो उस साइड जाएगा तो माइनस से होता है, तो 86 में से क्या करेंगे, 36 घटाएंगे तो कितना होगा, 50। तो आप कहेंगे सर आम की संख्या भी निकल के आ गया, 25 हो गया ना। देखो 2a बराबर 50 है, तो एक ए का वैल्यू क्या निकलेगा, तो अब 25 निकलेगा, तो a बराबर कितना हो गया भैया, 25। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत आसान है यार, 10 सेकंड का कोई सवाल है, ठीक है ना। और मेरा मोटिव है कि बस मैथ में कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो ऊपर भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। तो अब देखो आम की कीमत देखो सर कितना है, तो आप कहेगा सर एक आम की कीमत 25 रुपया है और एक नारंगी की कीमत कितना था, तो एक नारंगी की कीमत 12 रुपया है, तो दोनों में अंतर तो पूछा था ना कि आम और नारंगी की में अंतर, तो देखो कितना का अंतर, 25 से 12 घटेगा तो 13 का अंतर हो जाएगा, तो 13 रुपया का आंसर आ गया। आसान है, बहुत आसान है भाई, बस चीज़ों को करना है जैसे जैसे बोला जा रहा है। अच्छा देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ पढ़ना चाहे, कंप्लीट क्लास करना चाहे, तो देखो मैं आपको बता दूं, पहली बात जाहिर सी बात है, जो लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए फॉर्म भरे हैं तो वो सीजीएल 4 जरूर भरते हैं ना, और जरूर भरे होंगे। तो भाई मैं आप लोगों के लिए ये ध्यान में रख के ये बैच लेके आया हूँ कि भाई दोनों एग्जाम आप लोग का कवर हो जाए और इसका वैलिडिटी आपके मेन यहाँ तक रहेगा, सीजीएल 4 तक रहेगा, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, अभी इसका ऑफर मैं दे दिया हूँ, मात्र जो है आप सबको पता है 1599 फी था, अभी कम करके मात्र 699 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना, और ये ऑफर आज भर के लिए ही है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप तुरंत जो है जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएगा ना। आप देख सकते हो जीएस का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सेक्शन का जो है क्लास मिलता है, टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ समझाया गया है। मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास करवाया जा रहा है, और सारे सेक्शन की मैं बात करूँ मैथ और रीजनिंग का, तो टॉपिक वाइज आपको कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो एक जगह कम टाइम में सारे वीडियो को देख सकते हैं, है ना, और आराम से अपना कंसेप्ट क्लियर करके और इस एग्जाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे नंबर देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर वही है 7319924130। ध्यान दें, आपको जो है ये ऑफर का लाभ जो मिलेगा आज ही भर के लिए मिलेगा, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात होता है मॉक टेस्ट, कितना भी पढ़ लेते हैं मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो भाई जीएस पेपर के लिए मॉक टेस्ट में लेके आ चुका हूँ, 50 टेस्ट है और इसका फी मात्र 399 है, ठीक है। 50 फुल लेंथ टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ्स और रीजनिंग का भी यहाँ पे 50 टेस्ट है ना, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी शामिल है, तो टोटल 50 है और इसका भी फी मात्र 399 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। नंबर वही है, यहाँ पे मैं लिख मेंशन कर देता हूँ 7319924130, लास्ट में फ्रेंड्स 30 है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है,
क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लाल तथा 4 सफ़ेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृक्ष रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगी। लो भाई, प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे सवाल जब भी लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो लगता है कि सर पता नहीं कहाँ से आ गया। और ये देखो भाई, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया है। तो आप ही सोचिए फ्रेंड्स, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, लाल जूते की संख्या कितना है, 5 है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर, लाल जूते की संख्या सर कितना है, 5 है। ठीक है, और सफ़ेद की संख्या कितना है भाई, सफ़ेद जूतों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे सर इनकी संख्या 4 है। तो कुल कितने जूते हुए, तो कुल जो जूता हुआ, कुल जूते की संख्या, जूते पर अब कितना, टोटल 9 हो गया। अब क्या बोला है लास्ट में, यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता। तो भाई सफ़ेद कितना, तो 9 में कितना, चूंकि इनकी संख्या जो है सफ़ेद की कितना है, 4 है। यही तो आंसर हो गया। बस आंसर क्या होगा, 9/4, सॉरी 4/9। तो 4/9 कौन सा है, ए में है, काम खत्म। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रदर्शित त्रुटि ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है 0.62 सेंटीमीटर एवं 0.623 सेंटीमीटर है। और जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो परसेंट में है, परसेंटेज में, प्रतिशत में है। और देखिए, हालांकि ये 11th क्लास की NCERT आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अल्पत मान एक होता है, मान लो कि सेंटीमीटर में देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर का क्या होगा। तो जो यहाँ पे संख्या दिया गया है तो उसी को मान के आपको इस संख्या का सबसे छोटी इकाई क्या होगा तो वो सोचना है और क्वेश्चन को बना लेना है। तो जो दिया गया है संख्या कितना है, आप कहेंगे सर ये है 0.62 है, उसको नीचे में रखेंगे। अल्पत मान क्या होगा इसका, 0.62 का, तो आप कहेंगे सर 0.01 होगा। इसका सबसे छोटी का यही होगा ना, वही होगा। गुणने में प्रतिशत कर दीजिए तो त्रुटि निकल के आ जाएगा आपके सामने में। यही तरीका होता है निकालने का। ठीक है, और अगला देख लीजिए, अगला एवं है तो उसको भी निकाल लेना है। एवं अगला क्या भाई, तो आप कहेंगे सर जो मान दिया गया है सेंटीमीटर में उसको नीचे में रखेंगे, 0.623%। ऊपर में इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगा, इस संख्या का 0.623 का छोटी इकाई। तो आप कहेंगे सर 0 बैठा के दशमलव बैठाइए और उसके बाद यहाँ पे डबल 0 करते हैं और 1 करते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई है, यही हो ना, बिल्कुल। इधर भी क्या करिए, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसे काटा पीटी करिएगा तो देखिए दशमलव के बाद ऊपर में भी क्या है भाई, तो 2 नंबर है और नीचे में भी जो है 2 डिजिट है। तो देखो ये 0 से 0, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसे काटा पीटी करिएगा तो ये 1000 बन गया ना। तो ये सॉरी 1000 नहीं, 101 में इससे गुना होगा किससे, 100 से, तो 100 रहेगा। तो इसे काटा पीटी करिएगा तो एक कान से लग जाएगा, फिर 38 दशमलव बैठाएंगे तो 380 होगा, है ना। फिर 6 से लगाओगे, इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे। फिर 1 से लगाओगे तो ये हो जाएगा, तो ये प्रतिशत में है तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 6.61% ये लगभग में मान निकलते हैं। अब देखो यहाँ भी 0 से 0 हटा दो। ठीक है, ऊपर में कितना हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर ऊपर में हो जाएगा ये 100, जो कि इधर गुना हो जाएगा 100 और ये 623 है। तो इसे काटा पेटी करिएगा तो यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा आपके सामने जो वैल्यू वो आ जाएगा 0.16%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। एक शब्द बोला कि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। खिलौने की संख्या 12 है, 5 तरीके से आपको, चूँकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 कितने, है ना, 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। बहुत आसान है, फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा। तो एक बार और क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किए जो है सम्मिलित किए जाए। अब देखो यहाँ पे एक विशेष खिलौना मतलब, अब ये मान के चलो कि एक खिलौना जो है ऑलरेडी चुन लिया गया है। तो अब कितना बचा, तो आप कहेंगे सर कुल जो खिलौने की संख्या है, बहुत आसान है, कुल खिलौने की संख्या कितना होगा, 12 होगा। चुने जाने वाले खिलौने, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चुने जाने वाले खिलौने की संख्या 5 है ना, बराबर 5। एक ऑलरेडी पहले से खिलौना, चूँकि एक शब्द इन्होंने कहा है कि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए, तो ऑलरेडी एक खिलौना इसका मतलब चुन लिया गया। तो अब बचा कितना, 11 खिलौना। तो भाई शेष जो खिलौना बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ, शेष जब खिलौना बचा है भाई
इनकी संख्या कितना अब बचेगा 11। ठीक है भाई, बस काम हो गया। और चुने जाने वाले खिलौने की संख्या, चूंकि आप 5 में से एक मैनेज कर दोगे, इसलिए कर दोगे क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बात बोल दिया कि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए, मतलब वो ऑलरेडी चुने जा चुके हैं। ठीक है, तो अब कहेंगे चुने जाने वाले जो खिलौना बचे हैं वो 4 बचे हैं। अब कर लो, तो आप कह सकते हो 11 फैक्टोरियल। देखो ये जो हम लोग दर्शाते हैं, ये जो चिन्ह है ये फैक्टोरियल इसे कहते हैं। ठीक है, 11 फैक्टोरियल बट्टे कितना 4 फैक्टोरियल अपन 11 फैक्टोरियल -4। आप इसे कटापेटी कर लीजिए, है ना। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 11 गुने उसे कितने बार 7 तक लिखना है, तो 11 गुने, मैं इसे आगे कर लूँगा, 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7। ठीक है ना। चलो इधर कर लिया हूँ। बट्टे में क्या होगा भाई, आप कहेंगे सर ऊपर में भी क्या करो भाई, 7 फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पे। तो इन दोनों को काटिए तो कटिए गया, बचा कितना, देखो इसको काट लो तो 4 दूनी का 8, और देखो ये 2 से 2 कट गया, 3 तिया का 9। ठीक, एक का तो कोई मतलब नहीं, तो कितना 11 33, 33, फिर 10 से गुना कर दो, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 11 33 गुने 10 तो कितना हो जाएगा 330 आंसर। कुछ नहीं था इसमें। अब यहाँ पे बोलेंगे कुछ लोग सर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल कैसे होगा। भाई देखो यहाँ पे 11 में से 7 माइनस की, इसका फॉर्मूला ही आता है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना, बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे भी अलग इससे पहले वाले भी हम टेस्ट में डिस्कस किए हैं, तो डिटेल में समझा दिया हूँ, तो एक ही चीज़ को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया का भेंट दिया। तो कह रहा है कि भेंट में कुल दिया गया धन कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है और ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो। तो आप ऐसे सोचिए कि भाई इस पार्टी में 10 लोग हैं, तो भेंट कितने को देगा, 9 को देगा। मतलब आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कितने लोगों को भेंट देगा, 9 लोगों को। अपने आप को तो भेंट देगा नहीं, टोटल 10 लोग ही है, ऐसे बोल सकते हो। राशि कितनी है भैया, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये की राशि है, तो कितना हो जाएगा 10 9 में 90। पार्टी में टोटल कुल लोगों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे सर पार्टी में जो लोग हैं टोटल 10 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है 10 गुने 90 बराबर कितना 900 आंसर। चलिए इसका आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा, अच्छा इससे पिछले वाला का आंसर मैं बता दिया था ना किधर, हाँ इसका आंसर क्या होगा भाई, ए हो जाएगा ए। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला 10 कैसे आ गया। भैया ये वाला 10 चूँकि मैंने बोला कि यह प्रक्रिया टोटल 10 बार होगी, 10 बार होगी, इसलिए 10 यहाँ पे होगा। ये जो 9 रुपया है भाई, ये जो 9 है ये क्या है भाई, 9 रुपया नहीं है, लोगों की संख्या है। क्योंकि एक व्यक्ति कुल कितने लोगों का, जो कि टोटल 10 आदमी है ही, तो एक व्यक्ति टोटल कितने लोगों को भेंट देगा, 9 लोगों को देगा। क्योंकि 10 टोटल आदमी है तो अपने आप को तो भेंट देगा नहीं। ठीक है, कितना रुपया दे रहा है, तो 10 रुपया दे रहा है, तो 10 9 90। अब यहाँ पे यह प्रक्रिया कितने बार दोहराई जाएगी, तो 10 बार। तो यही 10 यहाँ पे लिखा हूँ, 90 से गुना कर दिया 900 हो जाएगा टोटल राशि। बस ये आसान है, चीज़ों को सोचना है ना। कई सारे लोग इसका अलग अलग तरीके बताते हैं, फार्मूले, जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए क्या। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो माध्यिका, बिल्कुल संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग माध्यिका प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है ना। दोबारा सुनिए, संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग माध्यिका प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उल्टा बोल देता, कोई बात नहीं, आंसर क्या होगा सी होगा। अब देखो यहाँ पे पाई का मान निकालना है भाई, सभी लोग जानते हो पाई का मान निकालना, निकालिए। पाई का मान क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाई का मान 22/7 होता है फ्रेंड्स। और कौन सा होता है, एक तो 22/7, और यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे लिख देता हूँ। पाई का मान कितना होता है, ये 22/7, और इसी को काटा पीटी करिएगा ना 22/7 को, तो ये 3.142857 आता है निकल के। ठीक है, तो 1.14 किस में है, सॉरी 3.14, तो आप कहेंगे सर ये भी हो जाएगा, कुछ नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लीजिए, बनाइए। चलो देखो भाई ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि यहाँ पे 6 है, 8 9 x 13, टोटल 5 संख्या है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो पदों की संख्या 5 है। कह रहा है कि इसका जो माध्य है, माध्य 10 हो तो x का मान आपको निकालना है। आसान है। तो देखो माध्य बराबर होता क्या है, जहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये सीजल 4 में आया हुआ, सॉरी मैं बार बार सीजल 4 बोल रहा हूँ, सीजल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों की संख्या, है ना। तो आप कहेंगे सर कुल पदों की संख्या बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ संख्या।
तो देखो भाई माध्य कितना दिया गया है 10 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये लिख देता हूँ 10 बराबर क्या है कुल पदों की संख्या। तो भाई इसको प्लस में कर लो, तो आप कहेंगे 6 + 8 + 9 + x + 13 बट्टे क्या 5 हो गया आंसर। तो सब कुछ जोड़िएगा तो 8 6 14 9, तो 14 26 3 33 13 36 हो गया है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, तो x प्लस यहाँ पे 36 बट्टे कितना 5, ये 5 और बराबर में कितना है भाई 10 है। यहाँ पे सर 10 पंचे 50 हो जाएगा, तो x प्लस 36 बराबर कितना 50। तो x बराबर कितना 50 माइनस 36, तो x बराबर कितना 14। आंसर कुछ नहीं था, मैं तो आपको समझाया हूँ, उसका टाइम लगा, नहीं तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाइए सभी लोग। तो देखो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक, मतलब कि 9 विद्यार्थी एक शिक्षक, मतलब 10 लोग हो गया। उनके उम्र का जो यहाँ पे औसत उम्र कितना है 16 वर्ष है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम 4 विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है 19 वर्ष है, और अंतिम 5 विद्यार्थी का औसत उम्र 10 वर्ष है। तो शिक्षक का औसत उम्र निकालना है। तो भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो 9 विद्यार्थी है, उसका औसत उम्र तो आप सबको पता चल ही गया है 16 साल है, और शिक्षक को अगर शामिल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 लोग हो जाएगा ना, आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 9 विद्यार्थी और एवं उनके शिक्षक का, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 विद्यार्थी एवं शिक्षक मिला के कितना होगा 10, औसत उम्र कितना है 16। तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर नहीं वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो 160 निकल के आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि प्रथम 4 विद्यार्थी का औसत 19 साल है। तो भाई यहाँ पे लिख लो प्रथम, ये प्रथम है, प्रथम 4 विद्यार्थी का है ना, 4 विद्यार्थी का कितना है 19 है, तो 4 × 19 कर लीजिए, तो 19 का कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो 76 वर्ष, ये वर्ष है 76 वर्ष है, यहाँ पे वर्ष कर लीजिए, ये भी वर्ष है। और अंतिम 5 विद्यार्थी का कितना है भाई, देखो अंतिम 5 विद्यार्थी का कितना है, 5 विद्यार्थी का कितना है सर, तो आप कहेंगे सर अंतिम 5, यहाँ पे लिखा है ना अंतिम 5 विद्यार्थी का 10 वर्ष है, तो 5 × 10 बराबर कितना 50 वर्ष। कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना, आप दोनों को कैलकुलेट कर लेना है, तीनों को, तो दोनों को जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर 160 में से 160 वर्ष है में से कितना माइनस करना है, तो 76 + 50 शिक्षक का निकल जाएगा। तो चलिए आपको शिक्षक को निकालना है, तो अतः देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में अतः उतः कुछ नहीं लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए टाइम लग रहा है। तो 7 7 5 12, 100 कितना हो जाएगा 26 में से 160 में से 126 जाएगा तो कितना 34 वर्ष। तो आप कह सकते हो सीधे तौर पर 34 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। तो बनाने का ये तरीका होना चाहिए। आंसर क्या होगा फिर सर 34 साल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है ए बी से समान आयु के होंगे या बड़ा होंगे। तो ऐसे हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे सर ए > बी, यही कह रहा है, इसका मतलब यही हुआ। इनक्वालिटी जब मैं पढ़ा हूँ बैंकिंग वाले के लिए, जब पढ़ाता था तो एक चैप्टर आता था इनक्वालिटी, एकदम डुबा डुबा के पढ़ा, कोई बात नहीं अभी आप समझ जाओगे। अगला है यहाँ पे सी और डी या तो समान आयु के हैं या डी सी से बड़ा है। तो भाई क्या करोगे, इसको ऐसे कर लो, डी या तो समान आयु के हैं या बड़ा है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। अब कह रहे हैं एक लास्ट में शब्द बोल दिया कि बी सी से बड़ा है। आंसर यहाँ से शुरू करना है, सॉरी क्वेश्चन को बनाने के लिए जब बनाना शुरू करना है ना, प्रारंभ करना है, तो यहाँ से आपका मेन पॉइंट मिला है। तो ये बोल दिया है साफ साफ कि भाई ना बी जो है सी से बड़ा है, बी तीर मार रहा है किसको, सी को, मतलब ये बड़ा हुआ सी छोटा हुआ, जिसके तरफ तीर लगा हुआ है वो छोटा होता है, जो मार रहा है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए तो जाहिर सी बात है बी से बड़ा या बराबर है। अब देखो यहाँ पे आप साफ साफ बोल दिया है, यहाँ पे बोल दिया कि भाई डी सी से बड़ा है, और जाहिर सी बात है बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब जब डी सी से बड़ा है तो इसको ऐसे सेट कर सकते हो, ऐसे बी > सी > डी, ऐसे होगा, ऐसे हम लोग ऐसे सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बोला कि ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है, तो देखो भाई ए बी से बड़ा और बराबर, तो ये तो होगा ही नहीं। कह रहे बी और डी समान आयु के हैं, तो नहीं दिख रहा है। डी सी से बड़ा है, देखो डी सी से बड़ा नहीं है, बड़ा और बराबर दोनों है। और देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए सी से बड़ा है, तो ए जो है ना
सी से देखो साफ साफ बड़ा है, यहाँ पे देखो सिंबल आ रहा है ना, बड़ा और बराबर का आ रहा है, बड़ा का भी आ रहा है, देखो ये बड़ा बड़ा और बराबर का है और ये बड़ा का भी है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके पेपर में इस तरह का, ठीक है ना। तो एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, इसे हम लोग पढ़े हैं बहुत कायदे से। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बार बार कर रहा हूँ और बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। एक नाव की स्थिर जल में गति, क्या कर रहा है भाई, स्थिर जल में गति जो है ना, ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ये प्रति किलोमीटर घंटा है ना, तथा धारा की जो गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि 15 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको पता है स्थिर जल में आप देख सकते हो कि मान लेते हैं कि ये एक्स है, स्थिर जल में है ना, नौ की गति और धारा की गति मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वाई मान लीजिए। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना, तो एक्स का वैल्यू कितना है सर, आप कहेंगे सर यहाँ पे 22 है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 मान लेते हैं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का विपरीत कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हुआ सर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है भाई, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे किस में कन्वर्ट करना है सर, तो चूँकि आपका आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये दिया गया है मिनट में, तो भाई देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, तो 15 मिनट बटे 60 मिनट, बस आंसर आपके हाथ में है। अब काटापीटी कर लो, 15 चौके कितना होगा 60, 4 तिया का 12 और 4 पंचे 20 हो गया, कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लो मतलब दूरी पूछा है तो ये निकालना है, इतना 3.5 किलोमीटर हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर हो जाएगा, चली गई दूरी 15 मिनट में। चूँकि धारा के विपरीत जो जा रहे हैं ना, तो ये 15 मिनट में 3.5 किलोमीटर जाएगा। कुछ नहीं था, मैंने एक बार समझा देता हूँ, मैंने क्या किया, बोला था साफ साफ कि एक नाव की स्थिर जल में गति, ये नाव की गति है, तो नाव की गति मैं एक्स मान लिया जो कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का मैंने वाई मान लिया जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जाहिर सी बात है, ये आपसे पूछा था धारा का विपरीत जाना है, तो जाहिर सी बात है ये 22 किलोमीटर जाएगा, तो उधर से 8 किलोमीटर फिर से कहीं ना कहीं ये पीछे धकेलेगा, है ना, तो मतलब 1 घंटा में फाइनली 14 किलोमीटर ही जाएगा ना। आप देखिएगा, तो वैसे भी सोच के देखिए, तो 15 मिनट में कितना जाएगा, आप माइंड में भी इसे सॉल्व कर सकते थे, माइंड में भी इसे सॉल्व कर सकते थे। तो 1 घंटा में जाहिर सी बात है अगर नॉर्मली जाता तो कितना जाता, ये अगर धक्का नहीं लगाता इधर से, मान लो कि इधर से 9 जा रही है, इधर से रेत का स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 9 जो है 22 किलोमीटर से जा रहा है, तो जाहिर सी बात ये पीछे धकेलेगा ना, तो इतना तो कम होगा ना, तो अब ये तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा से ही जा रहा है ना, और 15 मिनट में अब जाना है इस कंडीशन में, तो आप सोचो आराम से कर सकते थे ना, कुछ है 15 चौके 60, ऐसे भी आप देखो ये 4 भागों में डिवाइड कर लो और काटापीटी कर लो, यहाँ से बन सकता था। तो देखो कुछ चीज़ें ना बस ईजिली करना होता था है, और यहाँ पे भी लोग कुछ फार्मूला खोजने लगेंगे कि सर 2 बार ऑप्शन दे दिया गया, इसका ऑप्शन जो है 3.5 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे है आंसर सी इसका बाबू होगा ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड और 16 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई रेलगाड़ी की चाल आप तभी निकाल सकते हैं जब आप रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, तो है ना। आइए हम लोग सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन पे ना, एकदम मैं कह रहा हूँ कि ये 10 सेकेंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों को सोचना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। तो भाई ठीक है, एक जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर, 120 मीटर है पहली, और कितने सेकंड में पार कर रही है रेलगाड़ी, तो 12 सेकंड में, बराबर दूसरी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो रेलगाड़ी जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपना लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक्स प्लस क्या है भाई 170 मीटर है, ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा, है ना, मीटर में है यहाँ पे, बटे कितना 16 सेकेंड, बस आंसर आपके सामने अब है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे छोटा कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे, तो 4 चौके 16 और 4 तिया का 12, ठीक है, कर लिए। अब इसे गुना कर लो, तो गुना करेंगे इधर कर लो, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा प्लस 12 चौके 48, 480, ये मीटर है, ध्यान रखिएगा, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा सर, इसका गुना इधर कर लो तो 3x हो जाएगा प्लस 17 तिया 51, मतलब कि 510 मीटर हो जाएगा। तो देखो इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो सर x घटाओगे ना, इधर आओगे तो 4x में से 3x घट जाएगा तो x बचेगा, बराबर में क्या सर, तो 510 में से 480 को घटाओगे तो 30 बचेगा। तो ये है रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गया,
जब आपके सामने रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गया तो जो भी पूछ रहा है आराम से जवाब दोगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई, तो आइए चाल निकाल लेते हैं। चूँकि ये मीटर में है और देखो आंसर भी आपका मीटर में ही दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में, और ये भी मीटर में ही निकला है। तो यहाँ पे क्या करो, कहीं पे भी, चाहे इसमें भी एक्स का मान रख दो। तो एक्स की जगह पे कितना 30 निकला है ना, तो आप कहोगे कि सर अच्छा ठीक है, एक्स प्लस 120 बट्टे कितना 12, जगह थोड़ा सा कम है बाबू, डायरेक्टली लिख लेता हूँ। एक्स है तो एक्स की जगह पे 30 निकला है, 30 प्लस 120 बट्टे 12, यहाँ पे हम लोग रख दिए इस मान को। अब काटापीटी कर लो, आंसर आ गया, बराबर में कर लीजिए। तो 150 बट्टे 12 काटापीटी करिए तो आराम से निकल के आ जाएगा ये 12.1/2 मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे आंसर कुछ नहीं था, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका डी हो जाएगा। 150 में 12 से भगा दीजिएगा ना तो 12.5 आता है। ठीक है, नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो 150 में 12 से भगा दीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, हाँ 75 कर लीजिएगा, एकदम बेसिक से काट लीजिए ना। और इधर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 है तो 2 तिया का 6 और 25 तिया का 75, 2 से काटिए 12.5 होगा ना, 25 में 2 से भगा दीजिएगा, तो वही क्या किया हूँ। ये मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी था तो आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलरेडी अलग अलग बिहार के एग्जाम्स में, कई बार रिपीट हुआ है। और ये पैटर्न, डेटा अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहता है, मैं बार बार कहता हूँ। तो कम से कम पैटर्न आप समझ लेंगे तो डाटा कुछ भी देगा तो आप कैलकुलेशन तो कर ही लीजिएगा। इसलिए कहता हूँ कि सारे टेस्ट जो करवा रहा हूँ 1 to 1 दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरा करता है। ठीक है, यदि वह पूरी दूरी का जो है देखेंगे तो 30% हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 60% हिस्सा जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जब बचेगा तो कितना बचेगा, तो चूँकि टोटल 100% होता है तो भाई देखो यहाँ पे 60 और 30 यूज हो गया तो 10%, तो 10% हिस्सा, मतलब कि इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि 10% हिस्सा जो है अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। तो औसत चाल पूछा है। अब देखो आराम से आप बना सकते हो, कैसे, हम लोग क्या मान लेंगे कि भाई कुल दूरी 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि भाई कुल दूरी 100 किलोमीटर है बस। अब औसत चाल बराबर क्या होता है, देखो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। औसत चाल बराबर क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे देख लीजिए कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि टोटल दूरी यहाँ पे क्या है 100 किलोमीटर है, हमने मान लिया है। अब इसे जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करो। तो इन्होंने क्या बोला है एक लाइन कि 30% हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है भाई, तो 30% हिस्सा का ऐसे कर लो आप, 30% हिस्सा को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस कर लो। अब देखो ये जो है 60% हिस्सा कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 60% हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यहाँ पे 10% ही बचेगा ना, 6 3 9 यूज हो गया तो 10% बचेगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। ठीक है, बस आ गया आंसर आपके सामने है। अब क्या कर लो फ्रेंड्स, सबका एलसीएम ले लो आप, नीचे वाला का यहाँ पे ये तीनों का जब लीजिएगा तो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, तो आप कहेंगे सर ये तीनों का अगर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 40। अब 40 में क्या करिएगा, इससे भागा दे दीजिए, किससे 20 से, तो 40 20 दूना का 40 2, और ये जो 30 है गुना कर दीजिए तो 60 हो जाएगा, प्लस 40 में 40 से भगा दीजिएगा, भिंजोड़ हम लोग बचपन में सीखे ना वही कर रहे हैं, तो 1 होगा और 60 से गुना करेंगे 1 में तो 60 1 60, प्लस 10 को 40 में 10 से भागा देंगे तो 4, और 10 को गुना कर देंगे 10 चौके 40। ऊपर में देखो टोटल जो दूरी है 100 किलोमीटर है, माने है ना। अब देखो काटापीटी कर लो, अब सबको इसको जोड़िए ये वाला को, ठीक है ना। जब जोड़िएगा तो कितना होगा, तो इसे एक स्टेप और ही कर ही लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो 6 6 12 4 16 160 हुआ बटे में 40, ऊपर में टोटल कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये 40 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये 40 को यहाँ से हटाइए, यहाँ पे हटा देता हूँ और ऊपर में चला जाएगा, एक मिनट, ये 40 ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो काटापीटी कर लो, हो गया 4 चौके 16 और 25 चौका 100, बस आ गया आंसर। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं दिख रहा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे छोटा कर लेता हूँ बाबू, थोड़ा सा स्पेस का कमी हो जाता है, ठीक है। आप प्रिंट आउट करवाओ ना तो अच्छे से दिखेगा।
आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, औसत 40 का हो जाएगा। जो भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो, स्वतंत्र है आप लोग। अगला प्रश्न है आपके साथ। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि दो व्यक्ति है, किसी काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है ना। दो व्यक्ति किसी काम को 60 मिनट है, ये दिन नहीं है, 60 मिनट में पूरा करता है। तो तीन व्यक्ति इस कार्य को कितने समय में, कितना मिनट में पूरा करेगा। तो भाई तीन व्यक्ति को अब लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 और 20 दूना 40 मिनट में, ठीक है। कुछ नहीं था, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के लिए दैनिक दैनिक व्यय के लिए कितना है भाई, 360 रुपये है, ठीक है। प्रतिदिन वो 360 रुपये खर्च कर रहा है। ऑब्वियसली क्वेश्चन को माइंड में सोच के आराम से जवाब दे सकते हैं। कह रहा है कि यदि अपनी यात्रा 4 दिन के लिए जब बढ़ा देता है तो अपने दैनिक व्यय में देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि दैनिक व्यय में 3 की कटौती करनी पड़ती है, ठीक है। तब कह रहा है कि उसकी यात्रा का वास्तविक अवधि है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा विथ एक्सप्लेनेशन। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगला टेस्ट में मैं हालांकि इस क्वेश्चन का डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप लोग बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं बना है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात करना। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन को करना 10 सेकेंड में आप जवाब दे देंगे, ठीक है ना। 10 सेकेंड तो मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा इस पैटर्न को। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे से पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा, तो आप इजीली 5 सेकंड में आप जवाब देंगे। और अच्छे से कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी पढ़े हैं तो ये देख लेते हैं। तो क्या है भाई धनराशि, तो देखो प्रिंसिपल जो है यही आपको निकालना है, तो वो नहीं दिया गया है तो भाई चलो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसके जगह पे, तो यही निकालना है। फ्रेंड्स टाइम दिया गया है, आप सबको पता है कि 3 साल, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 ईयर। देखो आपको लिखना नहीं एग्जाम हॉल में, मैं तो बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। रेट जो है आप सबको पता है फ्रेंड्स 10% है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो रेट कितना है 10% है। और सी है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर ये है 62 रुपया, बस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, परसेंटेज को पकड़ेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो 10% है तो 10 बट्टे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसके इसे हम लोग फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो यहाँ पे काटापीटी करेंगे तो कितना होगा 1/10। तो ये जो 10 पे क्या हो हमें मिला, 1 रुपया ब्याज मिला, है ना। तो ये हम लोगों का ब्याज के रूप में ये 1 मिला, ठीक है। और ये 10 जो मिला है ना, ये हम लोगों का क्या है भाई, मूलधन है, ठीक है, मूलधन है। कितने सालों के लिए है, तो 3 सालों के लिए है, तो इसमें 3 का क्यू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 1/10 को आगे चल के 10 गुने 10 गुने 10 कर देंगे, तो 10 धन 100 धन 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1000, इसी को हम लोग मान लिए हैं कि भाई मूलधन है, बस कहानी खत्म। और अब मैं आपको बोला था कि भाई आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो मैंने आपको बोला था कि 3 साल का जब आपको निकालना है तो इसका रेशियो है 3:3:1, है ना। अब ये कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे देख लो, बहुत आसान है, 3:3 और 1, 3:1 है। अब हमें कुछ नहीं करना, उसके आमने सामने लिखना है और आंसर आ जाएगा, बस आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो ये 1/10%, चूँकि 10% है ना, तो 1000 पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1000 पे, ये जो 1000 देख रहे हैं इस पर हम 10% निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो पहले साल में बात कर लूँ तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, दूसरे साल से वो चेंज होने लगता है। तो आप 1000 का 10% निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये 100 रुपया होगा। फिर से जो है आप क्या करोगे बाबू, यहाँ पे अब 100 रुपया का, चूँकि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो ब्याज पे ब्याज, तो आप 100 रुपया पे क्या निकालोगे, 10%, है ना। 100 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। फिर इस 10 पे 10% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर लीजिए, सबका गुना कर लीजिए, 3 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा, ये वाला 3 में 30 से गुना करिएगा तो 30 होगा, और 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा सर, ये 1 ही हो जाएगा। तो ये तो साधारण ब्याज हो गया,
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों हो गया 30 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 31। 31 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है सर, तो आप कहेंगे सर ये दोनों में जो अंतर दिया है 61 रुपया, 61 नहीं है 62 रुपया है। तो देखो कितना गुना ज़्यादा है, तो आप कहिएगा 2 गुना ज़्यादा है। तो जो मूलधन यहाँ पे हम लोग माने हैं 1000, इसे भी 2 गुना कर लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2000। आंसर क्या हो जाएगा 2000, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1000 × 2, यहाँ पे 1000 × 2 = 2000, यही तो बोला हो। तो देखो भाई एक दूसरे को लिंक करना आना चाहिए, बस आपके मुट्ठी में ये 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाया हूँ, इतना स्टेप लिखा हूँ, लिखने की जरूरत पड़ता ही नहीं है ऐसे सवाल में। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपके मुट्ठी में होगा सवाल। तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला था यहाँ पे, है ना, दोनों में अंतर निकला था 31 रुपया, लेकिन एक्चुअल में कितना था 62 रुपया था। तो कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। देखो ये आपको जब आ गया ना अपने आप ये स्किल, तो यार 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को आप कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित धन पर जो है 10% की, और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये ऑलरेडी जो है बीएसएससी में प्रश्न पूछ लिया गया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धन पर जो है 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपया हो जाता है। तो ये कह रहा है कि उसके संगत साधारण ब्याज, मतलब कि उसी धन पे उसी रेट से साधारण ब्याज क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हम लोग परसेंट के पकड़ेंगे और सब खेला हो जाएगा। देखो 10% है भाई, 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप कहिएगा सर 1/10 लिख सकते हो। तो ये जो नीचे वाला है यही मूलधन हो जाएगा, ऊपर वाला अगर 10 इसमें जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो सर 11 और बट्टे 10, तो ये साधारण ब्याज हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ऐसे पढ़े हैं ना हम लोग। तो चूँकि 2 वर्षों के लिए है तो भाई 2 बार करेंगे इसे, तो 11/10, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन की है 10% का 1/10, समझ गए ना। यहाँ पे 10 करिए, तो 11 को 11 से गुना करिएगा तो आप कहिएगा सर 121 हुआ, और 10 को 10 से गुना करिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 10 दिन का 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है किसका वैल्यू दिया गया है, दोनों में अंतर कितना है 21 का। तो 21 का जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपको पता होना चाहिए, इसका वैल्यू दिया गया है कितना, तो 1365 रुपया, है ना। अब जब आप इसे काटा पीटी करिएगा तो 21 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, आप कहिएगा 65, 1 का वैल्यू 65। तो साधारण ब्याज में जाहिर सी बात है 10% है, दोनों साल में 10% ही एक्स्ट्रा होगा ना, जुड़ेगा ना। तो 20 से इसको गुना कर दो, 65 में आप 20 से गुना कर दीजिए, बस आपके सामने आंसर। तो 65 × 20 करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1300। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। आप इसे मैं बार बार कर रहा हूँ, बेसिक से भी बना सकते हो, बाय ऑप्शन भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग बाय ऑप्शन अगर चेक करना चाहोगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको तरीका बताया हूँ, 2:1 करना है। ये रेशियो है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का, मैंने बोला था। तो आपको ये 10% है, तो भाई आप क्या करना, चूँकि किसी डेटा को पकड़ना, चूँकि यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो आएगा सिंपल वैल्यू आएगा। तो आप 13,000 को पकड़ोगे, सॉरी 1300 है, ×2 है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, ये जो अमाउंट है उसका 10% निकालना है, फिर जो निकलेगा उसका 10% निकाल के वैल्यू पुट करना है। तो कई सारे तरीके हैं बनाने का, बस आपका ना माइंड चलना चाहिए, आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके साथ, अगला प्रश्न है भाई, कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि एक निश्चित धनराशि पर ब्याज, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे, आप ऐसे भी बना सकते थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, के लिए बोले कैसे नहीं बता। ये वाला 2 वर्षों के लिए संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है ना कि यहाँ पे 10 + 10 + 10 × 10/100, इसे भी आप यूज कर सकते थे, है ना। तब ये 10 कट गया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि 21% का वैल्यू ये था, है ना। मतलब कहने का ये है कि 10 × 10 = 20 और ये 21 है, तो 21% बराबर कितना 1365। तो 20% का वैल्यू निकालना है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, तो 20% का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कई सारे तरीके हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का, बस आपका पकड़ अच्छा से होना चाहिए। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन पे आ गया। इसमें क्या है भाई, इस क्वेश्चन को एक बार मैं पुनः पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर जो है ब्याज कितना है 22 रुपये है, और समान समय तथा समान दर पर जो है समान राशि पर वास्तविक छूट 20 रुपये है, तो राशि का योग कितना होगा। तो योग भाई क्या होता है, यहाँ पे देख लो, योग बराबर क्या होगा, ब्याज गुने वास्तविक छूट, वास्तविक छूट बटे क्या, यहाँ पे बोल सकते हो कि ब्याज माइनस वास्तविक छूट, वास्तविक
छूट। अब इसे पुट कर लो मान, हो जाएगा। तो देखो भाई ब्याज कितना है, जगह नहीं है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपने ये देख लिया, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, रुक जाओ, चलो यहाँ कर देता हूँ छोटा, ठीक, चलो ये हो गया, छोटा कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना है, 22 है, ब्याज कितना है, 22 है, वास्तविक छूट कितना है, 20 है, माइनस क्या है भाई, फिर से ब्याज कितना है, 22 है, वास्तविक छूट 20 है। काम हो गया, कंप्लीट हो गया। आप कहिएगा सर हाँ बिल्कुल, ये बराबर में कितना, 22 में से 20 गया, दो हुआ, और 20 22 को गुना करिएगा तो 444, सॉरी 440, काटापेटी करिए, कितना आ गया, 220 रुपये आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तो एकदम सेकेंड में बनने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 220 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एक व्यक्ति कितना है, तो ये 10,000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है। तो कह रहा है कि भाई 3 साल बाद कितनी राशि उसको चुकाना पड़ेगा, कितनी मतलब धन चुकाना पड़ेगा 3 साल के बाद। 10,000 है तो इसे तो बेसिक से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, दर बटे 100, ठीक है। साधारण ब्याज ऐसा ही निकलता है। तो भाई देखो यहाँ पे मूलधन क्या है, माफ़ी चाहता हूँ बीच में थोड़ा सा बीच, हाँ तो ये है भाई 10,000 की राशि है, 5% है, 3 साल है, परसेंट का मतलब क्या, नीचे में 100, काटा पेटी कर लीजिए, 5 दिया 15, डायरेक्टली आपके सामने आंसर है। इसमें तो कुछ था ही नहीं सवाल में। तो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, देखो भाई ये 5 दिया का 15 है, 15 में 100 से गुना करिएगा तो 1500, ये ब्याज निकल के आ गया। अमाउंट कितना है, आप ये सर 10,000 है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 में 1500 जोड़िएगा तो 11,500 रुपया हो जाएगा आंसर। बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 110 रुपये के बिल पर 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि बिल को चुकाने के लिए देय धन की शुद्ध राशि ज्ञात करना है। तो ये भी आसान ही है, आराम से बनाइए। देय धन कितना है भाई, 110 है, 110 है भैया, बिल्कुल है। कितने परसेंट का, 10% का, तो मतलब कि 90 में बटे 100 करिए, फिर कितना है 5%, 95 बटे 100, बस आंसर आ गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप काटापीटी कर लीजिए, देखो ये 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये कितना बचा, 11 गुने 9 गुने 95, 11 गुने 9 गुने 95 बटे 100 है। तो आप इसे करिएगा ना, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, और 9,405 बटे 100 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव है, सॉरी 100 से काटना है, तो भाई 100 से काटो दशमलव में जाएगा। देखो ये डबल जीरो नीचे में है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, है ना, ये होगा ना भाई यहाँ पे। तो आप कह सकते हो सर इसका जो आंसर हो जाएगा 9405 आंसर हो जाएगा, ठीक। या फिर इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, 94 रुपया है, देखो तो 94 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है, लगभग में 94 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है भाई, 25% हो तो क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा, क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आसानी है, बेसिक से क्वेश्चन है। तो इसे अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा बेसिक भी कभी कभी बता दिया करिए, चलो ठीक है इस सवाल में बेसिक भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप कैसे क्या बोल सकते हो, माना कि विक्रय मूल्य 100x मान लो, विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं भाई 100x मान लेते हैं, ठीक है। लाभ क्या मानोगे भाई, लाभ बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 100x गुने 25% है ना, बट्टे कितना 100, यही ना होगा। तो इसे काटा पेटी कर दो तो 25x बड़ा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 25x। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि लाभ बराबर SP माइनस CP। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे, हाँ तो ये बोल रहा था लाभ बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से आप क्या करोगे भाई, सेलिंग प्राइस में से SP में से माइनस कर दीजिएगा CP कॉस्ट प्राइस जो लगा है। तो सेलिंग प्राइस क्या है भाई, जो कि लाभ कितना निकला है 25x, बड़ा बड़ा ऐसे बोल सकते हो, 100 रुपया है सेलिंग प्राइस, 100x माइनस क्या करोगे CP करोगे, आंसर आ गया ना।
तो ये देखो इधर से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये CP 75 आ जाएगा, है ना, ये इधर आके घट जाएगा इसमें से, तो CP बराबर 75x मान लो। तो इसमें कुछ नहीं है, तो जब CP कॉस्ट प्राइस 75 रुपया हो गया तो इस पर भी लाभ निकाल सकते हो। चलो इसमें बेसिक ही बता जाओ, इसका ट्रिक है, 10 सेकंड का भी सवाल है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो लाभ कितना है, 25/75 हो जाएगा, नीचे गुने में 100 कर लो, आंसर आ गया 25 तिया का 75, और कितना हो जाएगा 100 में ऊपर में हो जाएगा 100, तो इसे ऐसे बोल सकते हो भाई, बराबर में लिख लो 100/3, तो पूर्णांक में से करिएगा तो 33.1/3 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 144 कुर्सियों को बेचने पर कितने, तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उनके हानि प्रतिशत बताना है। इसमें कुछ है सवाल में, चलो यहीं पे बना ही लेते हैं। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि 144 SP है भाई, देखो 144 क्या है, SP है, बराबर किसके है 144 कितना CP के बराबर में, आपको पता है ना CP के बराबर है, और देखो यहाँ 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि कर दो, SP हो जाएगा हानि, ये दोनों CP है, एक मिनट दोनों CP नहीं है। देखो एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर, मतलब 144 कुर्सी को बेचता है, मतलब SP करता है, तो बराबर करा है कि इससे बराबर कर लो 144 CP कॉस्ट प्राइस माइनस 6 SP हो रहा है ना। तो आप क्या करिएगा, इधर माइनस वाला के ला के इस साइड ला लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 150 SP बराबर CP कितना है 144 CP, है ना। तो भाई अब देखो SP बटे CP कर लो, तो 144 बटे कितना 150, तो हानि निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा 6 पे 150 पे 6 का हानि हो रहा है, उन्हें 100 कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कटा, 0 से 0 कट गया, 3 दूना का 6, 3 पच्चे 15, 5 दूनी का 10, 4% हो जाएगा। तो बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते भाई, इसका 4% फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% जो है विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, बहुत आसान है, आपको पता है कि भाई 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, 65% 65% ये है पास, ठीक है फ्रेंड्स, पास है भाई। तो फेल कितना होगा सर, तो आप कहेंगे सर 35% फेल होगा, टोटल तो 100% ही होगा ना, तो 35% क्या है भाई फेल है। तो फेल का वैल्यू दिया गया है, तो जब 35% का वैल्यू आपको दिया गया है ना, तो 35% बराबर कितना 420, तो 100% का वैल्यू निकालना है, कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, आंसर आ गया। तो आप इसे कर सकते हो 7 पंच 35 और 20 पंचे 100, 7 छक्के 42, है ना 60, तो इसको गुना कर लीजिए, तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है, वो 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कुछ लोग पूछेंगे सर इतना टफ क्यों कर दिया, भैया कोई बात नहीं, बेसिक से कुछ लोग बोलते हैं, आप जाके देखिएगा, इसलिए मैं बेसिक बना दी, नहीं तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, मैथ्स का इस टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं क्या करूँगा ना, डिस्कस करवाऊंगा, तो क्योंकि टोटल आप सबको पता है कि 25 क्वेश्चन मैथ्स का लूँगा, 25 रीजनिंग का लूँगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर 2 घंटा का 2.5 घंटा का हो जाएगा। तो इसलिए 25 क्वेश्चन मैथ्स का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, ताकि आप लोग को ये भी लगेगा कि नहीं हम लगभग 1 घंटा के आसपास में क्वेश्चन को कर भी ले रहे हैं आप लोग, है ना। और देखने में भी आप अगर 2x करके देखेंगे तो वो आधा घंटा वीडियो देख लेंगे, 25 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो ऐसे इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपका पूरे तरीके से पकड़ बन जाए ना, और आराम से कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता का जो है कमीशन 28% है, वह देख सकते हो फ्रेंड्स कि 7,500 की कीमत का माल बेचने पर जो है कितने रुपया कमाएगा। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और लेकिन आसान भी है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो देखिए टोटल कितना है, 7,500 रुपया का क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, ठीक है ना। कमीशन कितना मिल रहा है 28% का, तो गुने में 28 कर लीजिए, बटे 100 कर लीजिए, आंसर आ गया। तो 75 को 28 को गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 2100 रुपया हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है कुछ ये किस हो जाएगा, तो मैथ्स का क्वेश्चन पूरा कर लिए, रीजनिंग का जो है 25 क्वेश्चन रह गया है, तो अगला वीडियो में मैं दूंगा, नहीं तो एक ही वीडियो में हौच पौच हो जाएगा, इसलिए अब मैं रीजनिंग का प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा टेस्ट का,
और मैथ्स का अलग बना दूंगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू टेस्ट अब चलेगा, बीच में मैं क्या करूँ, बिजी हो जाता हूँ, है ना। तो ये भी वीडियो आप सबको पता है कि सारे वीडियो आप लोगों के लिए जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो नाइट में शूट होता है, ठीक है, टाइम निकाल के। एक ही मोटिव है भाई कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, और डेफिनेटली आप लोग मेहनत करेंगे तो होगा भी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है कोई क्वेश्चन पे, जो लोग ऑलरेडी पेड बैच में हो आपको पता है, तो बेझिझक पूछिए। और अब जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करिएगा ना, आप लोग जो जब जिस बैच में हो तो वहाँ पे एडमिन होगा, उस पर स्क्रीन शॉट करके भेजिएगा कौन सा सवाल है, तो आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, एट अ टाइम समझा दिया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग जाकर टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़िए। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं आ सकते हैं, बहुत नॉमिनल फी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।